ठीक है। तो सबसे पहला है न्यूज, या इसको कह सकते हैं स्टैटिक करंट अफेयर्स, करंट जीके है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों में सबसे बड़ा और भारी मस्तिष्क किसके पास होता है? तो ब्रेन जो होता है वो सबसे बड़ा स्पर्म वेल के पास होता है। वेल जो मछली है, ठीक है ना, वो एक प्रकार का मैमल है। ठीक है, मैमल मतलब स्तनधारी है, और इसका जो है ना मस्तिष्क वो सबसे बड़ा होता है। आप लोग बताइए, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसका वजन कितना होता है? ह्यूमन ब्रेन का वजन 1350 ग्राम। 1450 ग्राम मिल का। बिल्कुल, है ना। और 1 किलो कम होता है 1350 के आसपास। ठीक है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, बट इतना याद रखिएगा कि मेल फीमेल में थोड़ा सा अंतर होता है। दूसरा चीज है, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने 1892 में लंदन के फिन्सबरी सेंट्रल से सांसद चुना गया था। तो ये कौन है? इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके द्वारा जो है पोवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा गया था। ठीक है, इसमें धन का जो यहाँ से पलायन हो रहा था उसका सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि ये पहली बार सांसद तो चुने गए थे लंदन के फिन्सबरी सेंट्रल से, लेकिन ये किस पार्टी से चुनाव जीते थे? ये किसी को पता है तो बताइए, कौन सी पार्टी से ये चुनाव जीते? बहुत बढ़िया, लिबरल पार्टी। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ भी रहे थे, हिस्ट्री का जो क्लास चल रहा है उसमें हम आपको बताए भी थे इनके बारे में, दादा भाई नेहरू जी के बारे में। ठीक है, और वहां बताए थे कि वो पहले ऐसे भारतीय थे जो संसद भवन में गए थे, ब्रिटेन के संसद में। और ये कहाँ से चुने गए थे? तो ये फिन्सबरी सेंट्रल जो सीट थी वहां से चुने गए थे। ठीक है, तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अभी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का रिसेंट में बैठक हुआ, इसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए थे, तो उसी के बारे में दिया गया। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग बस इतना याद रखिएगा। एक है भव्य योजना। ठीक है, भव्य योजना पूछा जा सकता है किससे जुड़ा हुआ है? तो ये भारत औद्योगिक विकास योजना है। भारत औद्योगिक विकास योजना को ही भव्य के नाम से जाना जाता है, भव्य योजना। तो आपको ये पूछ सकता है भव्य योजना किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो ये आपको औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको इसी में जो है ना प्लग एंड प्ले मॉडल आपको नजर आएगा। जब ये आर्टिकल पढ़िएगा तो यहीं पे आपको प्लग एंड प्ले मॉडल आएगा। ठीक है ना। तो हम ये बता देते हैं आपको संक्षिप्त में कि प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है। किसी को पता है प्लग एंड प्ले मॉडल के बारे में? तो बताइए क्या है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्लग एंड प्ले मॉडल, क्या होता है ये? एनी गेस? नहीं पता? देखिए, यहाँ पे भी प्लग एंड प्ले मॉडल के बारे में बताया हुआ है। देखिए क्या होता है ना, कुछ राज्य मान लीजिए बिहार के बारे में हम बात करते हैं, तो बिहार के हर जगह पे उद्योग एस्टेब्लिश करना काफी मुश्किल होता है ना। बिहार सरकार चाहती तो है कि यहाँ पे उद्योगीकरण हो, उद्योग आए, लेकिन आपको भी पता है कि यहाँ पे उस तरीके के भौगोलिक अवस्थितियां नहीं है। बिजली का उत्पादन जो है हर जगह इक्विटेबल नहीं है, बराबरी के साथ नहीं है। ठीक है, रिसोर्सेज हर जगह मौजूद नहीं है। तो इन्हीं सब कारणों से क्या होता है कि सरकार जो है ना वो चिन्हित करके पूरे राज्य के किसी किसी स्थान पर ना एक औद्योगिक पार्क बनाती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल हब बनाती है, औद्योगिक पार्क। और वहां पे क्या करती है ना कि उस क्षेत्र को पट्टे पर देती है, मतलब किराए पर दे देती है। अब किराए पर देने से क्या होता है कि वहां पे जो है आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, बस आप वहां जाइए और अपना जो भी सिस्टम है उसको प्लग कीजिए और प्ले कीजिए। मतलब जैसे आप इस तरह समझिए कि एक लैपटॉप होता है ना, उसको चार्ज करने के लिए क्या करना है, उसको प्लग करना है ना, चार्जर में डालना है, प्लग किए और फिर आप फटाफट काम करना शुरू कर दिए। सोचिए कि कई बार अगर ये स्थिति ना हो तो लोगों को पूरा घर बनाना पड़ेगा, बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा, ये वो बहुत तामझाम है। तो सरकार इसी के लिए क्या की है, प्लग एंड प्ले मॉडल लाई है। और प्लग एंड प्ले मॉडल हर चीज में काम करता है। जैसे कहीं पर कुछ सामान बेचने की स्थिति हो तो वहां पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। ठीक है, सामान बस लाए और बेचना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से प्लग एंड प्ले मॉडल जो है ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तौर पे देखा जा रहा है। बिहार में भी प्लग एंड प्ले मॉडल पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्क हैं, मुजफ्फरपुर वगैरह में है, गया में है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है ये प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। भव्य योजना के बारे में हम आपको बता चुके थे। ठीक है, तो वो कैबिनेट, यहाँ देखिए भव्य के बारे में लिखा हुआ है, भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, चलिए ये न्यूज जो अभी हम आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो नवीन नियुक्तियां होती हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नियुक्ति कौन सा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो अभी कौन बनी है ये? इनका नाम है साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति पूर्व में ये मंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, और वही जो है हाल ही में जो है आपका
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी उसके अध्यक्ष बने हैं। एनसीबीसी जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, क्या ये एक संवैधानिक संस्थान है? तो बिल्कुल एक संवैधानिक संस्थान है। क्यों है? क्योंकि ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 338 बी में लिखा गया है और इसको संविधान संशोधन 102 के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया था वर्ष 2018 में। तो इस चीज को आपको ज्यादा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा एनसीबीसी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्थान है, ठीक है, और जो हमारे संविधान के 338 के क्लाउज बी में शामिल किया गया है 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब यहाँ से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी संवैधानिक संशोधन को रिवाइज कर लेंगे ताकि जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो उसका रिवीजन हो सके। ठीक है, आप लोग बताइए 101, 102, 103, 104, 105 और 106 ये संविधान संशोधन किस किस से जुड़ा हुआ है? पहले 101 के बारे में बताइए, ये संविधान संशोधन किस विषय से? जीएसटी है सर 101 में। बहुत बढ़िया सर 103 में आरक्षण है 10%। ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ठीक है। और 102 में जी 102 में लोकसभा सर पता नहीं 104 में सर कि लोकसभा और विधानमंडल में राज्यसभा को जो आरक्षण है उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक, हम बताते हैं। देखिए 102 जो है वो हम अभी बताए आपको जी, है ना? पिछड़ा वर्ग है। हाँ, 102 जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग है। 101 के बारे में बता ही चुके हैं वो कि जीएसटी परिषद से जुड़ा हुआ है। 103 जो है ये ईडब्ल्यूएस है यानी जो सवर्ण जातियां हैं उसको 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है। 104 संविधान संशोधन जो है ये हमारे जो लोकसभा और जो राज्य विधानसभा होते हैं उसमें जो एंग्लो इंडियंस को जो मिलता था ना आरक्षण, जो कुछ सीट रिजर्व थे उसको हटा दिया गया और जो SC ST जो कैटेगरीज हैं उनका जो रिजर्वेशन है उसको 10 और साल के लिए आगे बढ़ाया गया। ठीक है, इसके अलावा 105वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये ओबीसी जो जातियां हैं मतलब उसमें कौन सी जाति ओबीसी होगी कौन सी जाति नहीं होगी इसका निर्णय राज्य सरकार भी कर सकती है। यही था 105वां संविधान संशोधन। और 106वां संविधान संशोधन बताइए कोई क्या है ये? शक्ति लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को मिलने वाला, महिलाओं के लिए 1/3 लोकसभा में आरक्षण के लिए, लोकसभा राज्यसभा में। बढ़िया है ना? तो लोकसभा राज्यसभा में जो है 33% आरक्षण, नारी शक्ति वंदनम अधिनियम इसका नाम है। तो हम लोग जान गए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझ में आ गया। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भी तो साध्वी निरंजन ज्योति है और ये संवैधानिक संस्थान है। संवैधानिक संस्थान और कानूनी संस्थान ये सब में जब कंफ्यूजन हो तो बस इतना याद रखना है, दिमाग में थोड़ा जोर डालिए और याद कीजिए कि क्या संविधान में उसका जिक्र है, क्या संविधान के किसी अनुच्छेद में वो लिखा गया है। अगर हाँ लिखा गया है तो वो संवैधानिक संस्थान होगी। ठीक है, आप बताइए क्या नीति आयोग संवैधानिक संस्थान है? नो सर, नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में इसका जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा गया है। लेकिन यहीं पे आपको पूछा जाए क्षेत्रीय परिषद क्या ये संवैधानिक संस्थान है? जी ये बिल्कुल है ना? इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 263 में है। ठीक है, तो जो भी चीज हमारे संविधान में लिखा गया है वो संवैधानिक संस्थान होगा और जो संविधान में नहीं लिखा गया है किसी कानून के माध्यम से, किसी सुप्रीम कोर्ट के वाद में यानी उसके निर्णय के माध्यम से आया है तो वो हमारा संवैधानिक संस्थान नहीं बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब दूसरा चीज हो सकता है ना, कानूनी संस्थान हो सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 99.9% में है 5G की सुविधा। देखिए क्या हुआ है कि हमारा जो भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसमें हमारे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे उनसे जो है विपक्ष के सांसद हैं उमेद राम बेनीवाल, उन्होंने सवाल पूछा था तो उसके जवाब में सिंधिया जी बताते हैं कि देश के 99.9% जिलों में 5G की सुविधा है, मतलब लगभग 100% क्षेत्र में 5G जो है ना वो पहुंच चुका है। इसके अलावा और भी जवाब देते हैं कि देश में 120 करोड़ उपभोक्ताओं में से 40 करोड़ जो है ये 5G का फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा और भी चीजें इसमें बता रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो 5G है वो यूनिवर्सल हो चुका है यानी पूरे भारत में जो है उसकी अवस्थिति है और भारत के हर एक क्षेत्र में है। ठीक है, ये बताइए ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ से चुनाव जीतते हैं, कौन से मंत्री हैं अभी? ग्वालियर संचार मंत्री है। संचार मंत्री है। इसके अलावा क्या उनको पूर्वोत्तर का डेवलपमेंट का भी मिनिस्टर बनाया गया है? नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं क्या ये? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है? आपको पता होगा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका इन सब में युद्ध चल रहा है। युद्ध पे हम लोग डेली डिस्कशन करते ही हैं। यहाँ बस इतना देख लीजिए कि
भारत जो है ईरान को मेडिकल सहायता का पहला खेप भेजा है। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, और बहुत सारी न्यूज है, हम एक साथ आपको बता देते हैं युद्ध को लेकर कि धीरे धीरे अमेरिका जो है इससे पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। ईरान जैसा कि लग रहा था कि बहुत जल्दी ही हार मान लेगा, ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटेजिकली वॉर लड़ते हुए जो है हारमुज का जो स्टेट है उसको जो है एक ढाल बनाते हुए ईरान उपयोग किया और बहुत अच्छी स्थिति में बहुत अच्छे से फाइट किया। हालांकि ईरान के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, जो सर्वोच्च नेता थे, उनका डेथ हुआ, बहुत सारे अधिकारियों का वहां पे डेथ हुआ है, बहुत समस्याएं आई हैं, लेकिन फिर भी ईरान जो है बहुत बहादुरी से खड़ा रहा है। अच्छा, इसी वजह से अभी ईरान इजराइल वॉर की वजह से क्या हो रहा है कि जो तेल की आपूर्ति है, जो गैस की आपूर्ति है, वो भी बाधित हुई है। तो ये सब भी आप लोगों को पता ही होगा, हर घर को अफेक्ट भी कर रहा है। तो हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज क्या है कि भारत जो है वो ईरान को जो है ना सहायता भेजा है और इसका जो है शुक्रिया अदा किया गया है ईरान के द्वारा। यानी भारत को जो है एक तरीके से भारत जो है ना वो ईरान और इजराइल दोनों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए चल रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज है कि जो हरमुज की खाड़ी जो है, हरमुज का जो स्ट्रेट है, वहां से तेल और जो सिलेंडर है, जो गैस है, वो उसका आपूर्ति भारत के लिए जारी रहेगा। ईरान जो है भारत का जब शिप वहां से निकल रहा था तो उसको रक्षा देते हुए उसको निकलने के लिए अलाउ कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आगे चल के हम आपको एक और न्यूज बताएंगे जिसमें बताया गया है कि जो वो है ईरान जो है वो क्या किया है ना, तो एक विशेष जो है हार्मुज की खाड़ी में ही एक सेफ शिपिंग कॉरिडोर बनाया है। सेफ शिपिंग कॉरिडोर मतलब क्या है कि पूरे कॉरिडोर को तो नहीं छोड़ा है ईरान, लेकिन उसमें जो है ना एक निश्चित क्षेत्र तक के बीच से अगर कोई शिप जाता है तो वो उस पे आक्रमण ईरान नहीं करेगा। तो भारत जो है उसी सेफ शिपिंग कॉरिडोर के माध्यम से अपना गैस, तेल वगैरह अब वहां से आयात करना शुरू कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का लगभग 80% के आसपास जो है तेल जो है वो हार्मुज का जो क्षेत्र है वहीं से आता है, तेल और गैस। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला न्यूज क्या है हमारे लिए, याद रखिएगा कि 22 मार्च को बिहार दिवस तो मनाते ही हैं, साथ ही साथ विश्व जल दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। अच्छा, ये दिन तो दिवस हमारे लिए जरूरी है, ये याद रखना है। इसके अलावा और याद रखिएगा कि देश में पहली बार जो है वो स्प्रिंग सेंसस हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? स्प्रिंग सेंसस। ठीक है, तो याद रखना है क्योंकि पहली बार हुआ है, पूछा जा सकता है। तो देश में पहली बार स्प्रिंग सेंसस हुआ है और इसमें बिहार को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहला पुरस्कार क्यों हुआ है? तो भारत में मतलब जो बिहार जो है, बिहार में इस सेंसस में बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आई हैं जो अद्वितीय हैं। जैसे यहाँ पर 69 ठीक है पहाड़ी झरने पाए गए हैं, पहाड़ों से छोटे छोटे जल के स्रोत पाए गए हैं जिसका उद्गम का कोई पता नहीं चलता कि कहाँ से ये पानी आ रहा है ना। आपको भी पता होगा कि राजगीर में इसके अलावा मुंगेर में बहुत सारा इस तरीके का जो है गर्म, इसके अलावा ठंडा जल का कुंड है, झरना है। तो इन सबको देखते हुए बिहार को जो है पहला अवार्ड दिया जा रहा है। हमारे लिए जरूरी है, पूछ सकता है कि क्या जो अभी जो स्प्रिंग सेंसस हुआ है वो किस क्रम का था? तो याद रखिएगा ये पहली बार ही हुआ है, पहले क्रम का है। इसके अलावा हम कुछ और आर्टिकल बता देते हैं, कुछ और न्यूज बता देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि भारत सरकार की ओर से हाल ही में 7वीं लघु सिंचाई गणना, है ना, किस क्रम का है? 7वीं क्रम का लघु सिंचाई गणना हुआ है, द्वितीय जल निकाय गणना हुआ है। ठीक है, तो 7वां लघु सिंचाई गणना और द्वितीय क्रम का जल निकाय गणना हुआ है। तो ये सब भी बस बैक ऑफ माइंड में पता होना चाहिए कि इन सब चीजों का भी गणना होता है कि नहीं? सिर्फ जनगणना ही नहीं होता है बल्कि ये सब भी होता है। क्या आपको पता है मनुष्य का जनगणना तो होता ही है, पशु पक्षी पशुओं का भी जनगणना होता है, पता है क्या आपको? कितने साल पे होता है ये? प्रत्येक 10 साल की। देखिए, जनगणना तो 10 साल पे होता है, लेकिन ये पशु गणना जो है ना ये जल्दी होता है, 5 साल के आसपास ही होता है। नहीं, 2 साल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए जो लायन सेंसस होता है, लायन शेरों की गिनती, ये कितने साल पे होता है? ये भी शायद 5 साल पे होता है। बाघ जो होता है, टाइगर, इसका गणना 4 साल पे होता है। ठीक है, ये सब भी पता होना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। सिर्फ जनगणना ही नहीं हो रहा है, लोगों की गणना नहीं हो रही है, बल्कि और भी पशुओं की भी गणना होती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। राजगीर खेल परिसर में 1 अप्रैल से हॉकी का राष्ट्रीय मेला लगेगा। ठीक है, तो ये मेला किस चीज का लग रहा है? 16वीं राष्ट्रीय पुरुष सब जूनियर हॉकी। बस इतना याद रखिएगा कि बिहार में इस तरीके का कोई आयोजन हो रहा है। ठीक है, और कुछ चीज इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे बड़ा बड़ा खेल आयोजन होता है तो उससे सवाल पूछेगा।
ठीक है, ज्यादा ही अगर भारी पूछना हो तभी ये सब पूछेगा। तो 16वीं राष्ट्रीय पुरुष सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बिहार के राजगीर में हुआ है। राजगीर किस जिले में पड़ता है बताइए तो? राजगीर नालंदा में। ठीक है। नालंदा। ओके, देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात किया गया है। तो पहले ये करंट अफेयर्स बता देते हैं कि पटना में जो है ना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का कार्यशाला हुआ था, इसका आयोजन हुआ है। किस चीज का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का कार्यशाला हुआ है। ठीक है, तो पटना में हुआ है, इसको तो याद रखना ही है। इसके अलावा याद रखिएगा कि एसडीजी क्या होता है? एसडीजी का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके तहत 17 गोल जो है निर्धारित किए गए थे जिसको पूरा करना है। कब तक? 2030 तक। ठीक है, 2030 तक इसको पूरा करना है। इसके अलावा एक आंकड़ा और दिया गया है कि बिहार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर की बात करें तो 2018 में ये 48 था और ये 2023-24 में बढ़कर 57 हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत सकारात्मक इशारा है कि बिहार जो है वो प्रगति के रास्ते पे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और इसका जो स्कोर जो बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि बिहार जो है ना वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इन सब में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, महिला है, बच्चे हैं, पानी है, हवा है, इन सब में जो है बेहतर कर रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि 2023-24 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कोर कितना है? तो ये 57 हो गया है। हालांकि बिहार जो है उस इंडेक्स में अंतिम के राज्यों में शामिल है, एकदम नीचे से शामिल है, लेकिन फिर भी इसका स्कोर आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले में कुछ सुधार हुआ है। आप लोगों में इसको बता सकता है कि इसमें पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यहाँ पे एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बिहार कृषि मोबाइल ऐप। ठीक है, बिहार कृषि मोबाइल ऐप इसके द्वारा मुख्यमंत्री जी इसको लॉन्च किए हैं। अच्छा, इससे पहले आप याद रखिएगा कि इस बार जब हम आप लोगों को बजट पढ़ा रहे थे तो बजट में हम आपको बताए थे कि कृषि के क्षेत्र में एआई का उपयोग करते हुए जो है एक योजना लाया गया है ना, कृषि के क्षेत्र में एआई का उपयोग करने के लिए। क्या नाम था उसका? योजना का क्या नाम है? भारत विस्तार। भारत विस्तार है ना। इसका नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये जरूर एग्जाम में मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस मोबाइल ऐप में बिहार कृषि मोबाइल ऐप में जो है भारत विस्तार ये सभी जो आपको मिलेगा। और ये एक प्रकार का सिंगल विंडो व्यवस्था है। सिंगल विंडो व्यवस्था मतलब कि एक ही जगह पर किसानों को सारी जानकारी मिलेगी। सारी जानकारी मतलब क्या? कि किसान का पासबुक, मॉनसून संबंधी जानकारी, किसान से जुड़ा हुआ नवीनतम योजना, कृषि रेडियो होगा इसमें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिल जाएगा लोगों को, खाद की उपलब्धता के बारे में पता चलेगा, पर्यावरण संरक्षण है, शिकायत अगर हो किसान को तो भी दर्ज करा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है एक ही जगह पे जब मिलती हैं तो इसी को सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कृषि के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार कृषि ऐप इसका नाम है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे चतुर्थ कृषि रोड मैप के बारे में बात किया गया है। तो याद रखिएगा कि अभी जो है चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है, यानी इससे पहले 3 कृषि रोड मैप आ चुके थे जो काफी सफल रहे थे, और अभी जो है चौथा चल रहा है। कब से कब तक के लिए? 2023 से 2028 तक के लिए। इसका उद्घाटन, इसकी शुरुआत जो है हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2023 के अक्टूबर में किया गया था। ठीक है, जो कि इसमें क्या होता है कि कृषि के क्षेत्रों को चिन्हित करके कि इस 5 साल में हम लोग किन किन कृषि उत्पादों पर विशेष ध्यान देंगे, फोकस देंगे, तो उसको चिन्हित करते हुए प्रयास किया जाता है। ओके, ये हमारा कृषि रोड मैप हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है कृषि कर्मण अवार्ड के बारे में? कृषि कर्मण अवार्ड बिहार को ना चावल और गेहूं इन सब चीजों के लिए, मक्का के लिए भी कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। तो ये सब मेंस वगैरह में काम आता है। कृषि रोड मैप के बारे में पढ़ रहे थे इसीलिए हम आपको यहाँ पे जोड़ के बता दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, तो इसमें क्या होता है कि 10 लाख रुपया तक का सहायता दिया जाता है। आसान और कम जो है इसका जो है ना किस्त निर्धारित किया जाता है। इसी के बारे में जानकारी दिया गया है। योजना वगैरह रहता है तो आप इसको, मतलब आपको जानकारी तो होना ही चाहिए। अगर कोई उद्यमी बनना चाहता है तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और आप लोग भी इसको आसपास के लोगों में बता भी सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, कभी कभी हमको ये भी लगता है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं और मतलब जानकारी है, तब भी हम लोग कई बार योजना देखते हैं ना तो लगता है अरे अच्छा ये योजना भी है क्या, ऐसा भी है क्या। आप सोचिए कि एक आदमी बिहार में जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको इतनी जानकारी नहीं है, उन तक ये सब योजना तो कभी पहुंच ही नहीं पाता होगा।
है ना। तो इसीलिए हम लोगों का एक दायित्व ये भी है, कर्तव्य ये भी है कि अगर हम लोग कभी किसी योजना को पढ़ते हैं तो इसके बारे में अपने आसपास के लोगों पर को इसके बारे में बताएं, जानकारी दें। मत्स्य संपदा योजना है, वानिकी योजना है, कि उद्यमी योजना है, महिला उद्यमी योजना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत सारा योजना लाया जाता है, विश्वकर्मा योजना, इन सब का भी लाभ उठाया जा सकता है। तो इन सब के बारे में सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, बल्कि जानकारी लेना है, ठीक है। देखिए ये न्यूज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वें क्रम का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, यानी मंत्री स्तरीय जो बैठक है, उसका आयोजन कैमरून की राजधानी याओंडे में हुई है, ठीक है। कैमरून की राजधानी याओंडे में WTO के मिनिस्ट्रियल स्तर के 14वें मीटिंग का आयोजन हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि आयोजन कहाँ हुआ है, तो कैमरून की राजधानी याओंडे में हुई है, ठीक है, याओंडे में। चलिए WTO के बारे में बात करते हैं। किसी को पता है WTO क्या है? फुल फॉर्म बता दीजिए, कब बना था ये बता दीजिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए कि वर्ल्ड ट्रेड मतलब ये जो बना है 1995 में, लेकिन इससे पहले भी तो कुछ होगा ना जो ट्रेड को निर्धारित करता होगा। गट है ना, इसका फुल फॉर्म था जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। इसका निर्माण 1948 के आसपास हुआ था, ठीक है। ये इसी को चेंज करके 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये प्रैग्मेटिक पोजीशन, वही WTO के बारे में बताया गया है। तो कहाँ पे हुआ है? कैमरून की राजधानी याओंडे में, ठीक है। 26 से 29 मार्च के बीच आयोजित होगा। देखिए ये जो लेख है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जुड़ी हुई है। इसमें डेमोग्राफिक चैलेंजेस यानी जो हमारी जनसंख्या से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताया गया है, साथ ही साथ इसमें समाधान भी दिया गया है, ठीक है। तो जो लोग भी मेंस वगैरह देंगे तो उनके लिए जरूरी है। और आपको पता है कि इस साल जो है जनगणना हो रहा है, उसके आंकड़े आने वाले हैं, तो इसीलिए जो है ये सब आर्टिकल आपको देखने के लिए मिलता ही रहेगा। और BPSC का जो GS का पेपर 2 होता है उसमें डेमोग्राफी यानी जनगणना, जनसंख्या, इन सब से एक ना एक सवाल पूछता ही है, ठीक है। तो इसलिए ये सब पता होना चाहिए। ये युद्ध से जुड़ा हुआ है, कोई विशेष जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ईरान युद्ध में हर देश के अपने समीकरण, इसको छोड़ सकते हैं। युद्ध के बारे में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी का एक कोटेशन है, आप ये सबको मीन्स में और निबंध में यूज कर सकते हैं। क्या कहते हैं? महानता इंसान होने में नहीं बल्कि मानवीय होने में है। यानी महात्मा गांधी इंसान और मानवता इन दोनों का अंतर बताते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इंसान होना ही जरूरी नहीं है, आपके अंदर मानवीयता भी होनी चाहिए, ठीक है। करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, इन सब के बारे में बोलते हैं। ये न्यूज हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, आगे जब होगा तो हम आपको बताएंगे। यहाँ देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो 147 देशों में 116वां है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। वैसे हम आपको याद करा देंगे धीरे धीरे, 1-2 क्लास में सब याद हो जाएगा। अभी बस इतना याद रखिएगा कि 116वें स्थान पर है। 147 में पहले नंबर पर कौन सा देश है? फिनलैंड है, ठीक है। मूल्यांकन कैसे होता है? तो 6 मानकों पर होता है इसका मूल्यांकन। प्रति व्यक्ति GDP, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक सहयोग, निर्णय लेने की आजादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। तो इन सब आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, जिसमें भारत का स्थान 116वां है, 116वां, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखिए। अंतिम देश कौन सा है? क्या बोल रहे हैं? अंतिम देश कौन सा है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अंतिम देश बोत्सवाना है। नहीं, अफगानिस्तान है यहाँ पे हाँ अफगानिस्तान है, फिर सियरा लियोन है, मलावी है, जिम्बाब्वे और अंत में मतलब लास्ट से बोत्सवाना भी है। 5-6 देश हैं जो अंत से आते हैं। अफगानिस्तान, सियरा लियोन, मलावी, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। शुरू से आपको फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टारिका, स्वीडन, ये सब टॉप के कंट्रीज हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यूज क्या है? हाल ही में खबरों में आया हचिंसन गिलफोर्ड्स प्रोजेरिया सिंड्रोम किस प्रकार का रोग है? तो एक प्रकार का ये बीमारी है, ये आनुवांशिक विकार है, जेनेटिक डिजीज है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैल सकता है। नाम क्या है? हचिंस गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में किस राज्य में ब्यूटिस बरगभिमा नामक एक नई मुहानी
मछली प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, मछली प्रजाति है। देखिए बीपीएससी जो हम लोग जो एग्जाम देते हैं उसमें इस तरीके का नहीं क्वेश्चन पूछता है, प्रजाति वगैरह जरूरी नहीं है, बस ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए याद रख लीजिएगा ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, ये सब जो है ना यूपीएससी में ज्यादा पूछता है, विशेष प्रजाति के बारे में दे देगा, उसके हैबिटेट के बारे में पूछता है, कहाँ पाया जाता है, कुछ खासियत हो तो उसके बारे में पूछता है। ठीक है, तो हम लोगों के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, किस राज्य सरकार ने आवारा और परित्यक्त पशुओं के प्रबंधन के लिए गौधाम योजना शुरू किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो गौधाम योजना जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है बताइए? रायपुर। रायपुर। हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल जो है वो बनाया गया है, मतलब पहला ही है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो बताइए तो कौन सा है छत्तीसगढ़ का पहला? कोपड़ा जलाशय, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है ना। कोपड़ा जलाशय आप लोग याद रखिएगा, ये बिलासपुर के पास अवस्थित है। ठीक है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। और क्या है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। और क्या है बताइए, टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क पता है तो बताइए। इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, और बताइए। चाणकमार। हाँ, अचनकमार, अमरकंटक, ये एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। बहुत अच्छा, ये भी पता होना चाहिए। देखिए अभी हाल ही में ना एक रिपोर्ट आया है यूनाइटेड नेशंस का, यूएन का रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट का नाम है? लेवल एंड ट्रेड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बाल मृत्यु के बारे में बात कर रहा है ये रिपोर्ट। और इसमें बताया गया है कि बहुत ज्यादा सुधार देखने के लिए मिला है, पूरी दुनिया में तो सुधार हुआ ही है। तो ये रिपोर्ट चूंकि यूनाइटेड नेशन लाता है तो ये पूरी दुनिया के बारे में ये रिपोर्ट आता है। लेकिन इस रिपोर्ट में खास बात क्या कहा गया ना, भारत का जो है ना प्रशंसा किया गया, भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। कारण क्या है कि आपको पता है कि भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाला देश है। ठीक है, तो भारत में अगर कोई सुधार होता है ना तो पूरी दुनिया में इसका असर देखने के लिए मिलेगा। तो उसी का आंकड़ा इसमें दिया गया है कि 1990 में जो है प्रति 1000 बच्चे पर 127 बच्चे जो थे वो मृत पाए जाते थे, जिसमें से ये आंकड़ा घटकर 2026 में 27 रह गया है। यानी वर्तमान में बाल मृत्यु दर कितनी है? ये 27 आ गई है ना। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितनी हो गई है? 27 हो गई है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी स्थिति है, इन सब पे क्वेश्चन पूछता भी है। बाकी याद रखिएगा कि इस साल जब जनगणना आएगा तो ये सब जो रेट वगैरह है इन सब पे और ज्यादा हमें जानकारी मिलेगी, तो उसको हम लोग एग्जाम वगैरह में यूज कर पाएंगे। ये देखिए वही ईरान इजराइल वॉर के बारे में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। एडीआर की रिपोर्ट है। एडीआर चूंकि ये संस्थान बहुत जरूरी है इसलिए हम इसको आप लोगों को बता देते हैं। एडीआर का फुल फॉर्म है, किसी को पता है एडीआर का फुल फॉर्म क्या है? एडीआर स्टैंड फॉर एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ये एक एनजीओ है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है? तो ये भारत का जो पॉलिटिक्स है उसके आंकड़े जुटाता है। ठीक है, छिपे हुए आंकड़े, समझ रहे हैं? हमारी राजनीति में, हमारे व्यवस्था में क्या कमियां हैं वो एडीआर जो है इसको लाता है और लोगों को इसकी जानकारी देता है, जिससे जो हमारी जो राजनीति है वो स्वच्छ रहे, साफ सुथरी रहे, लोगों को असलियत पता चले। इसके लिए एडीआर जो है इसके क्षेत्र में काम करता है। तो इसी का जो है ना लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, इसलिए आया है क्योंकि अभी राज्यसभा में आपको पता होगा कि वहां पे चुनाव हुआ था, हम लोग इसको डिस्कस भी किए थे कि बिहार से जो है 5 से 6 लोग चुन के गए हैं, नीतीश कुमार, नितिन नवीन वगैरह जो गए हुए हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि एडीआर जो है वो एक नया रिपोर्ट लेकर आया है जिसमें बता रहा है कि राज्यसभा में जो है ना कुल 32% ऐसे सदस्य हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ठीक है, क्रिमिनल केसेस हैं 32% लोगों के। वो सिर्फ राज्यसभा के, लोकसभा पे जाइएगा ना तो ये आंकड़ा बढ़ के 45% हो जाता है और बढ़ जाता है। यानी राज्यसभा में 32% क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। वहीं अगर अरबपतियों की बात करें तो 14% लोग जो है राज्यसभा के वो अरबपति हैं। ठीक है, कुल 31 लोग अरबपति हैं। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि भारत में जो राजनीति है जिसको आम लोगों का आवाज कहा जाता है वो कहीं ना अपने हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ बहुत अमीर करोड़पति है ना, पहुंच से बाहर के लोग ही जो है आप देख पाइएगा कि वो चुने जा रहे हैं, जीत रहे हैं। ठीक है, तो और इसी तरीके का चलता रहा ना तो आने वाले समय में और भी ज्यादा समस्या उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, जो लोग अमीर होते हैं वही पैसे के बल पर, पावर की बल पे जो है वो जीतते जाते हैं। तो ये हमारी राजनीति, हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा
खतरा है। इसी के बारे में ये आंकड़े आप जो है यूज करते हुए अपने आंसर्स को और मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि एडीआर क्या है, तो ये एक एनजीओ है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये देखिए झारखंड, ठीक है, झारखंड राज्य के 4, ठीक है, जानवरों को, गाय, बकरी, मुर्गा और बत्तख, ठीक है, इसको जो है राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। और कौन दिया है इसको? तो आईसीएआर दिया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना, आईसीएआर के द्वारा जो है ये दर्जा दिया गया है। किसको किसको दिया गया है? तो ये याद रखिएगा, ये चारों झारखंड के हैं। पहला है मोरनी गाय, दूसरा है पलामू बकरी, तीसरा है माला मुर्गा और चौथा है कोदो बत्तख, ठीक है ना। तो ये सब पता होना चाहिए कि मान के चलिए हाल ही में चर्चा में रहा मोरनी किस जानवर का कह सकते हैं वेरिएंट है, ठीक है। पलामू बकरी याद रखिएगा किस राज्य से जुड़ा हुआ है, माला मुर्गा किस राज्य से है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ और आप लोगों को नस्ल वगैरह पता है तो बता दीजिए। मुर्रा बताइए, मुर्रा किसका है? भैंस भैंस का, बहुत बढ़िया। डेजी बताइए तो डेजी किसका है? डेजी डेजी बकरी बकरी बकरी, ठीक है। उसके बाद और 2-3 आप लोग अपने से बताइए ना भाई, कुछ तो बताइए। भैंस का जाफराबादी जाफराबादी, बहुत बढ़िया। ये भैंस का है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अभी देखिए लास्ट ईयर हम लोग कमला और पूसा के बारे में पढ़े थे, बताइए तो ये दोनों किस चीज का प्रजाति है? ये जानवर नहीं, हम इतना क्लियर कर देते हैं, ये कोई फसल है। चावल तो कमला और पूसा चावल है, बहुत बढ़िया है ना। पिछला न्यूज छोड़ते नहीं जाना है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बिहार ने भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में ऊर्जा निवेश की नई संभावनाओं को प्रस्तुत किया, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 जो है इसका आयोजन हुआ था। बिहार जो है उसको अवार्ड वगैरह मिला है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। 7 निश्चय पता होगा, बिहार सरकार जो है हर 5 साल पे टारगेटेड स्कीम चलाती है। 7 निश्चय के माध्यम से हर बार 7 चीजों को चुना जाता है और उस पर कार्य किया जाता है। अभी इसका तीसरा चरण चल रहा है, 7 निश्चय 3, 2025 से लेकर 30 तक ये चलेगा। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि बीपीएससी का जो एग्जाम होगा उसमें 7 निश्चय 3 से 1 सवाल जरूर देगा, चाहे वो आपको टाइम पीरियड पूछ दे या जो 7 के 7 निश्चय हैं उसके बारे में पूछ सकता है कि पहला दूसरा, आपको 3-4 दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है ना आपको 7 निश्चय पता होने चाहिए। ये टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप जब स्क्रॉल कीजिएगा तो इसका हम एक बहुत डिटेल्ड नोट्स भी डाल चुके हैं, जब ये आया था उसी समय में, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 7 निश्चय 3 के बारे में सब पता होना चाहिए, ये जरूर पूछेगा, 1 नंबर फिक्स है। बिहार सरकार ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ठीक है, नीतीश कुमार का बहुत फ्लैगशिप जो है ना ये काम है, तो इसके बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला न्यूज क्या है? 21 से राज्य में पहली बार ग्रीन टेक कॉन्क्लेव। हमारे लिए बस इतना जरूरी है कि ये ग्रीन टेक कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है और कहाँ पे हो रहा है। याद रखिएगा कि बिहार के किसानों को बागवानी और उन्नत खेती से जुड़ी नवीनतम तकनीकों की जानकारी देने के लिए बिहार नर्सरी एवं ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन बिहार के पटना में किया जा रहा है, ठीक है। बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव कहाँ पे हो रहा है? पटना में, ठीक है। ये हमारे कृषि मंत्री हैं जिनका नाम है रामकृपाल यादव। हमारे राज्यपाल कौन थे बताइए? 43rd क्रम के राज्यपाल का नाम क्या था? रिवाइज करते चलना है। सैयद आता है ना, हसनैन, बहुत बढ़िया। देखिए गोरैया दिवस मनाया गया है, हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता होगा कि गोरैया जो है वो बिहार की राजकीय पक्षी है कि नहीं? सिर्फ बिहार ही की नहीं बल्कि ये दिल्ली की भी राजकीय पक्षी है। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या फायदा होता है, हम लोग कोई बुक पढ़ते बस इतना पता चलता कि गोरैया जो है बिहार की राजकीय पक्षी है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या फायदा होता है कि सारा जानकारी मिलता है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कब से गोरैया को बिहार की राजकीय पक्षी का दर्जा मिला है? ये 19 अप्रैल 2013 से है, ठीक है। एडिशनल जानकारी है,
है ना, आपको डेट नहीं भी याद हो तो कम से कम ये साल पता होना चाहिए कि 2013 से ही जो है गोरैया हमारी राजकीय पक्षी है। ठीक है, इसके अलावा और भी जानकारियां दी गई हैं कि कितने मतलब जो अभी गन्ना हुआ तो उसमें कितने गोरैया पाए गए थे, ये सब भी बताया गया है, तो वो उतना जरूरी नहीं है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे राजकीय पक्षी का बात आ गया था, हम लोग राजकीय जितना भी है ना सब बात कर लेते हैं। राजकीय पशु बता दीजिए क्या है, पक्षी बता दीजिए, मछली बता दीजिए, वृक्ष बता दीजिए, फूल बता दीजिए, बताते जाइए भाई। पशु क्या है? पशु गौर, गौड़ है। गौड़ मतलब जंगली बैल, बैल। पक्षी क्या है? गोरैया। ठीक है। मछली कौन सा है? मांगुर, मांगुर। वृक्ष कौन सा होगा? पीपल, पीपल। फूल कौन सा है? फूल गेंदा, गेंदा। बहुत अच्छा। भाषा भाषा हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू। उर्दू को 1982 या 84 है ना, द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। बहुत बढ़िया, आप लोगों को सब याद है। ठीक है, देखिए अभी आपको बताए थे कि सतत विकास लक्ष्यों का एक कार्यालय SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो होता है उसका कार्यशाला आयोजन किया गया था पटना में। तो उसमें बहुत सारी बात तो बताई गई थी जो आपको पिछले मतलब पीछे वाले स्क्रॉल कर रहे थे तो बता दिए थे। यहाँ याद रखिएगा एक आंकड़ा और है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो है 2.25 करोड़ बिहार के लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। वैसे ये पुराना न्यूज है, पिछले साल जो है ये सब बहुत चर्चा में था। ठीक है, नीति आयोग का जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है MPI, उसके आंकड़े में पता चला था कि बिहार जो है उसमें 2.25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो ये बहुत बड़ी आबादी थी। मोशन अगेंस्ट स्पीकर पता होगा आपको, स्पीकर के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। कुछ नई न्यूज नहीं है। न्यू GDP सीरीज, नई GDP का आधार वर्ष बताइए, पुराना क्या था और नया क्या है? 12-13 था, 22-23 हो गया है। 11-12 था, 22-23 हो गया है। 22-23 हो गया है, बहुत अच्छा। जंग युद्ध के बारे में है, लेख छपा हुआ है, इसमें नई जानकारी नहीं है, पुराना ही है। आगे चलते हैं। अभी देखिए हाल ही में भारत में ना 2 स्थानों पर अग्नि है ना, जो गर्मी का मौसम आ रहा है तो आग की घटना देखने के लिए मिल गई है, उसी के बारे में यहाँ पे लेख शुरू हो गए सब देना। याद रखिएगा कहाँ पे 2 जगह हुआ है, एक हुआ है कटक उड़ीसा में, दूसरा इंदौर में हुआ है। ठीक है, दिल्ली में भी हुआ है। तो ये तो न्यूज है, हमारे लिए जरूरी क्या है आपको पता करना है कि जो वन अग्नि या जो अग्नि जो आजकल आग लग जा रहा है इसका मूल कारण क्या है। ठीक है, इसका क्या मानवीय कोई कारण है, क्या प्राकृतिक कारण है, अगर है ये सब तो इसका क्या उपाय हो सकता है। अगर उपाय है तो क्या पहले से भी कुछ होता आ रहा है, क्या भारत स्तर पे भी कोई उपाय हुआ है, अगर हाँ तो उसको पता कीजिए। क्या बिहार स्तर पे भी कोई उपाय हुआ है तो इसको पता कीजिए। और इसके अलावा कुछ अपना उपाय भी सोचना है कि क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पे जो है आप लोग इस तरीके से इस अप्रोच से पढ़ेंगे तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक आंसर करके देखते हैं, तैयार करते हैं। बताइए हाल के दिनों में जो ये अग्नि की समस्या देखने के लिए मिलती है, चाहे वन अग्नि हो या कभी कभी बिल्डिंग्स में आग लग जाता है, इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण, 2 भागों में बांट के बताइए। बताइए हरिओम जी, कोई कारण नजर आ रहा है क्या आपको? मानवीय कारण बोल सकते हैं कि जो जो बिजली की जो तारें होती हैं वो कई बार खेतों से बस्तियों से होकर जाती हैं, है कि नहीं, जिसमें चिंगारी वगैरह होता है वो। मानवीय कारण में ये कह सकते हैं कई बार सिगरेट जो है अनबुझे सिगरेट्स होते हैं उसको फेंक दिया जाता है, तो उससे जो है आग पकड़ लेता है। तो ये सब जो है 2-4 आप और जोड़ लीजिएगा। प्राकृतिक कारण बताएगा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, इसकी वजह से शुष्कता बढ़ गई है, नदियां सूख रही है, वर्षा का रूपन खत्म हो गया है। हरिओम जी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ओके। कभी कभी बिजली ठनका ठनकती है, उससे भी आग लगती बिजली गिरता है, बिल्कुल, है ना। अच्छा, भारत सरकार और बिहार सरकार क्या कर रही है बताइएगा कि NDRF और SDRF की टीमें गठित हैं, अग्निशामक दल है। अभी बिहार में देखिए दरोगा का एग्जाम होता है ना, आग बुझाने वाला, क्या कहते हैं उसको, कौन सा पेपर होता है?
फायरमैन। फायरमैन का, बहुत बढ़िया। तो उसके बारे में बताइएगा। ये सब भी गठन किया गया है। इसके अलावा आप अपने स्तर पर क्या उपाय बताएंगे? कुछ अपने स्तर पे भी बताइए, है ना? तो कह सकते हैं कुछ उपाय। टेम्परेचर बढ़ रहा है सर। हाँ, क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप ये बता सकते हैं कि गर्मी के दिनों में जो शादियां होती हैं उसमें लोग पटाखे और ये सब चलाते हैं, बहुत जगह भाई उससे भी आग लगता हुआ नजर आया है। ठीक है, बिजली की तारें अगर जब किसी खेत से गुजरे तो उसको पाइप्ड होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। गर्मी की जब शुष्क मौसम आता है उसके आसपास उस दौरान जो है लोगों को पहले से तैयार होना चाहिए, बोरिंग पाइप्स ये सब तैयार होना चाहिए गाँव में। ठीक है, दमकल दल उसका हेल्पलाइन नंबर लोगों के पास होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना भी कुछ सुझाव तैयार करके रखिए। नियमित ट्रेनिंग होनी चाहिए, इन सबको भी आप बता सकते हैं। फिर आप कुछ रैंडम पॉइंट घुसा दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण होना चाहिए, तालाब जो है, कुआं, इन सब का, बावड़ियां, इन सब का निर्माण होना चाहिए। हो गया, काम पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। एक देश एक चुनाव से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा एक देश एक चुनाव क्या होता है। एक ही समय में राज्य लोकसभा और राज्यों के विधानसभा का चुनाव करा देना, यही एक देश एक चुनाव का संदर्भ है। ठीक है, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। आप लोग ये बताइए कि एक देश एक चुनाव के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। ठीक है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। उनके नेतृत्व में जो है 8 सदस्यीय कमेटी बनी थी जो निर्णय ली थी, और लास्ट ईयर ही उनका संस्तुतियां, उनके रिकमेंडेशंस आ चुके हैं एक देश एक चुनाव को लेकर। ठीक है, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सा आर्टिकल्स चेंज होगा। ठीक है, या फिर उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन, उनके द्वारा जो संस्तुतियां दी गई हैं उसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, क्या क्या बोला गया है, तो ये सब भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। सर 1700 पेज में है। जी, क्या बता रहे हैं सर? 1700 पेज में है। 1700 पेज में है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महिलाओं के सहकारी नेतृत्व से बदलता देश, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सहकारिता से बस याद रखिएगा, सहकारिता मंत्रालय। बताइए मंत्री जी कौन है अभी सहकारिता मंत्री? मोटा भाई। मोटा भाई, बहुत अच्छा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। हमारे संविधान में इसका चर्चा कहाँ कहाँ पे है? किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है, बताइए। कोऑपरेटिव सोसाइटी किस भाग में है, भाग बताइए। 9 का बी क्या है, 9 का बी बताइए तो। भाग 9 क्या है? बिल्कुल है ना, 9 क्या है? पंचायत है। 9A क्या है? नगर पंचायत है, नगर निगम। और 9B क्या है? सहकारिता ही है। ठीक है, फिर सहकारिता के बारे में हमारे राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों में वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो ये सब भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट देखिए, कुछ कोटेशंस हैं। सबसे सफल युद्ध भी शायद ही कभी अपने नुकसान की भरपाई कर पाता है। सबसे सफल युद्ध भी शायद ही कभी अपने नुकसान की भरपाई कर पाता है, यानी युद्ध किसी भी रूप में घातक ही है। उसी के बारे में बताया जा रहा है थॉमसन जेफरसन के द्वारा। नेक्स्ट कुछ और न्यूज देख लेते हैं। आचरण व्यक्तित्व का दर्पण है। ठीक है, आप कैसा आचरण करते हैं वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनता जाता है, उसी के बारे में ये बात कही गई है। नेक्स्ट न्यूज यही है, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस यानी हैप्पीनेस इंडेक्स। भारत का कौन सा स्थान है बताइए, स्थान बताइए कितने देशों में है? 116। टॉप पे कौन है? फिनलैंड है। लास्ट पे था अफगानिस्तान। चलिए बहुत अच्छा, क्लियर है। दूसरे पे आइसलैंड है, फिनलैंड आइसलैंड, बहुत अच्छा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल सकता है। पहला न्यूज क्या है? टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन नटराज चंद्रशेखर को यूनाइटेड किंगडम का नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये सम्मान मिला है। बस इतना बड़ा नाम वाम नहीं याद रखना है, बस याद रखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा हाल ही में अगर कोई अवार्ड दिया गया तो किसको दिया गया है? वो दिया गया है टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराज चंद्रशेखर को। ठीक है, नटराज चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट न्यूज क्या है? भारत में पहली बार वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी मिली है। तो भारत को मिला पहली बार, कब होगा? 2028 में होगा। कहाँ पे होगा? तो ये टूर्नामेंट ओडिशा की राजधानी कलिंग में होगा। जब होगा तब देखा जाएगा, बस अभी इतना याद रखिएगा कि वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये 2028 में भारत में होने वाला है। आप लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछते हैं
भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ठीक है, वो किस राज्य में है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है, बहुत अच्छा। याद रखिएगा झारखंड में नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। याद रखिएगा कि ये उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए, टाइम्स मैगजीन की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस यानी सबसे महत्वपूर्ण कुछ स्थान, ठीक है, तो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस की सूची में भारत की 3 प्रॉपर्टीज शामिल हैं। कौन कौन सा प्रॉपर्टी है? तो खजुराहो का ओबरॉय राजगढ़ पैलेस, ठीक है, खजुराहो जो मंदिर होगा उसके आसपास कहीं पर ओबरॉय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट होगा, होटल होगा। तो उस टाइम्स मैगजीन का जो ग्रेटेस्ट प्रॉपर्टी है उसमें ये शामिल है। इसके अलावा जोधपुर का महारो खेत शामिल है। इसके अलावा कुमाऊं का शक्ति हिमालय प्राण लॉन्च शामिल है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है? ये खजुराहो जरूरी है, ये जोधपुर जरूरी है और ये कुमाऊं जरूरी है। कुमाऊं क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हिमालय का भाग है। कुमाऊं हिमालय हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, ठीक है, तो इसको इसलिए जरूरी है। जोधपुर बताइए किस राज्य में है? क्यों फेमस है जोधपुर? राजस्थान में है। राजपूताना, राजपूतों का शासक हुआ करता था यहाँ पे। उसके अलावा खजुराहो मंदिर बताइए किस वंश के द्वारा बनवाया गया था? चंदेल शासक, ठीक है। और कौन कौन से देवता का यहाँ पर आपको मूर्ति या मंदिर मिलेगा? पंचायतन शैली क्या होता है बताइए? लक्ष्मण मंदिर जो है यहाँ पे वो किस देवता से जुड़ा हुआ है? खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु भगवान से। विष्णु भगवान से है ना। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको बताना होगा। और खजुराहो मंदिर जो है ये चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था, जो राजपूत वंश से जुड़े हुए हैं। अगला न्यूज है 17 वर्ष की चंद्रिका पुजारी, बैंकॉक में जो अभी हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप हुआ था उसमें ये जीती हैं, ठीक है, गोल्ड मेडल। हमारे लिए सब जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है कि चंद्रिका पुजारी किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो ये बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये न्यूज हम आपको आगे बताएंगे, आगे भी छपा है। पहले वो न्यूज ही देख लेते हैं। यहाँ देखिए, कृषि सखी पहल बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं नोट कर रहे होंगे तो कर लीजिएगा। कृषि सखी पहल पूछेगा किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा ये जो है आपको एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। क्या नाम है? कृषि सखी पहल। हम 2-3 बार पूछ के याद करा देंगे आप लोगों को। कृषि सखी पहल किसके द्वारा शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिला किसानों को सशक्त बनाना, ठीक है। दूसरा और उद्देश्य डिटेल में जानना हो तो इसका उद्देश्य है कृषि और फसल बीमा के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाकर भागीदारी को प्रोत्साहित करके क्षमता निर्माण के माध्यम से महिला किसानों को सशक्त बनाना। आपको पता है कि ये वर्ष 2026 जो है महिला किसान वर्ष है, ठीक है, तो महिला के लिए जो बहुत सारा प्रयास किया जाएगा, तो उसी के दृष्टिकोण से आप इसको जोड़ सकते हैं कृषि सखी पहल। लेकिन हमको जहां तक फील आ रहा है इससे एक क्वेश्चन जो निश्चित बन सकता है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? आपसे डायरेक्ट पूछेगा ना कृषि सखी पहल तो कृषि मंत्रालय याद आ जाएगा। अगर इसमें कहीं महिला वगैरह दिया हो कि महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से बनाया गया कृषि सखी पहल किसके द्वारा बनाया गया है, तो तुरंत आप महिला आयोग है ना, इसके अलावा जो विमेन मिनिस्ट्री है वो मार सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। ये बहुत जरूरी है, एकदम इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ऊपर चलते हैं, 2-3 न्यूज देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, हाल ही में खबरों में आया प्रवानन मंदिर किस देश में स्थित है? तो प्रवानन मंदिर जो है ये इंडोनेशिया में है। उसके बाद अगला है लद्दाख के मैग्मेटिक आर्क मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टाने हैं? तो लद्दाख में मैग्मेटिक आर्क मिलता है, उसमें आग्नेय चट्टान है, ठीक है। चट्टान यहाँ पे है ना, तो आप लोगों का आज हम चट्टान यहाँ पे क्लियर ही कर देते हैं। यहाँ पे बताइए तो कितने प्रकार का चट्टान होता है? 3 प्रकार के, ठीक है, 3 प्रकार। एक होता है आग्नेय चट्टान जिसको इग्नियस रॉक कहते हैं, आग्नेय चट्टान, ठीक है, आग्नेय। उसके बाद मेटामॉर्फिक होता है जिसको रूपांतरित कहते हैं, और एक होता है अवसादी, सेडिमेंट्री है ना, अवसादी। अब देखिए ये चट्टान का ना हम आपको पूरा सर्कल समझा देते हैं, इसके बाहर सवाल कहीं नहीं जाता है, ठीक है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, समझिए। चट्टान बनता कैसे है? जमीन के अंदर 2 प्लेटों के टकराने से, दोनों आपस में जब टकराता है ना तो यहीं से जो है ना टूट फूट होता है, यहीं से मैग्मा अंदर से जो लावा और मैग्मा है
वही बाहर निकलता है, बाहर निकल के जब ठंडा होता है ना तो यही कहीं ना कहीं पर जाके चट्टान बन जाता है। ठीक है, चट्टान कैसे बनता है ये समझ में आ गया कि पृथ्वी के अंदर जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं या खिसक जाते हैं तो उन्हीं दरारों में से कभी जब मैग्मा बाहर निकलता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसी से चट्टान बनता है। अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं अग्नि के पास। ठीक है, अग्नि नाम से पता चल रहा है ये अग्नि से बना है। मतलब क्या कि मैग्मा अंदर से जो है ना, ये पृथ्वी है, यहाँ धधक रहा है अंदर में मैग्मा, तो यही जब है ना टकराता है या जो दो प्लेट अलग होता है तो इसी के अंदर से ऐसे ऐसे बाहर जो है ऐसे बिखर जाता है। और यहीं से जो है ना जब यही मैग्मा बाहर पृथ्वी की सतह पर आता है तो ठंडा होकर एक कठोर चट्टान बनाता है जिसको अग्नि चट्टान कहते हैं। यानी वैसा चट्टान जो अग्नि जैसे मैग्मा से बना हो, यानी उस अग्नि मैग्मा के ठंडे होने से बना हो, उसको अग्नि चट्टान कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, आंतरिक अग्नि चट्टान और बाहरी अग्नि चट्टान। आंतरिक अग्नि चट्टान क्या होता है ये समझिए कि अभी हम आपको बताया कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा और लावा है, वही बाहर निकलता है। तो कई बार वो बाहर नहीं निकल के वो रास्ते में ही कहीं ना इधर उधर फैल जाता है। तो जो मैग्मा अंदर में इधर उधर फैल के जब जम के चट्टान बन जाता है तो उसको आंतरिक अग्नि चट्टान कहते हैं। ठीक है, इंटीरियर प्लूनोटिक इग्नियस रॉक। और वही चट्टान जब बाहर निकल जाता है तो उसको बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक, तो ये आग्नेय चट्टान आप लोगों को समझ में आ गया। अब समझिए आग्नेय चट्टान के बाद और क्या होता है। ठीक है, अब यहीं से आपको समझ आग्नेय चट्टान समझ में आया क्या आप लोगों को, कोई दिक्कत है? ठीक है सर। चलिए ये देखिए ये चट्टान है ना इस तरीके से जमा हुआ है। अब यहीं पर क्या हो रहा है, बहुत सारा पानी बरस रहा है, वर्षा हो रहा है, बहुत दिनों से वर्षा, हवा चल रहा है बहुत तेज, यहाँ जानवर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो इन्हीं सब कारणों से ना यहाँ पे क्या होता है, इन चट्टानों का अपर्दन होता है। यही आग्नेय चट्टानों का क्या हो रहा है, अपर्दन, इरोजन होता है, वेदरिंग एंड इरोजन होता है। फिर इसी का मास मूवमेंट होता है, बड़े साइज में ये चट्टान एक जगह से दूसरी जगह खिसकते हैं। इसी क्रम में कई बार इसमें टूट फूट होता है, छटनी होता है ना, इरोजन मतलब अवसाद, मतलब इधर उधर जाता है। तो यही कई बार मान के चलिए इधर से छट वट के ना कहीं कहीं जमा हो गया है। तो जब जमा होता है एक लेयर पे दूसरा लेयर, दूसरी लेयर तीसरा लेयर, तीसरी लेयर पे चौथा लेयर, जैसे जैसे जमा होते जाएगा तो यही जब होगा ना, ये आग्नेय चट्टानों के अवसाद से जो बनता है ना जो चट्टान, उसको कहते हैं अवसादी चट्टान, यानी सेडिमेंट्री रॉक। यानी ये आग्नेय चट्टानों के सेडिमेंट से, अवसादों से जो चट्टान बनता है उसी को अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित। तो कई बार क्या होता है कि आग्नेय चट्टान और ये जो सेडिमेंट्री चट्टान जिसके बारे में हम लोग पढ़े, ये दोनों चट्टान जो है ना किसी कारणवश जब फिर से पुनः धरती के गर्भ में चला जाता है, या फिर बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर में जब यही दोनों चट्टान जाता है ना तो इसका रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा प्रेशर में जब यही आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान जाता है इसका रूप में परिवर्तन हो जाता है और उसी से जो है ये रूपांतरित चट्टान बनता है। ठीक है, तो रूपांतरित चट्टान को ही मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो ये हमारा 3 प्रकार का चट्टान हो गया। अब जरा यहाँ से बनने वाले सवालों को समझते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इन तीनों प्रकार के चट्टान में किसमें जो है आपको जीवाश्म मिलेगा, जीवाश्म, जीवों का उसमें अवशेष मिलेगा, जीवाश्म। ठीक है ना, क्या आग्नेय चट्टान में जीवाश्म मिलेगा क्या, बताइए तो जरा, हाँ कि नहीं? ठीक है, इसको इस तरह समझिए कि ये आग्नेय चट्टान बना कैसे था, नीचे से जब लावा मैग्मा जला एकदम गर्म वाला जब निकला था ना, तब बताइए कि इतना गर्म लावा पे कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा टिक पाएगा क्या? नहीं टिक सकता भाई, जल के खत्म हो जाएगा। यानी ये आग्नेय चट्टान में किसी प्रकार का आपको नहीं मिलेगा, फॉसिल्स नहीं मिलेगा, जीवाश्म नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसकी संरचना कैसी होगी, तो इसकी संरचना एकदम क्रिस्टलाइन होगी, मजबूत, कठोर। क्यों हो रही है, क्योंकि ये मैग्मा जब बाहर आके ठंडा हो रहा है ना तो एक ही साथ जम जा रहा है, एक ही बार में ठंडा हो जा रहा है, ठंडा होकर एक साथ जम के वो क्रिस्टल बन जा रहा है। ठीक है, यानी आग्नेय चट्टान में ना फॉसिल फ्यूल मिलेगा, ना जीवाश्म मिलेगा, और ना ही ये टूटा फूटा होगा, यानी ये एकदम मजबूत होगा। अब आइए हम इस सेडिमेंट्री पे चलते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ था, यही आग्नेय चट्टान के अपर्दन और क्षारण से हुआ था। तो एक बात बताइए कि मान के चलिए यहाँ बहुत ज्यादा हवा उवा चला और आग्नेय चट्टान टूट फूट के एक लेयर यहाँ पे तैयार हो गया। अब ये लेयर जब यहाँ पे बन रहा था ना तो कई बार क्या हुआ, यहाँ कोई जानवर आके चरना, मतलब घूमना फिरना शुरू किया, चल ही रहा था, घूम ही रहा था कि क्या हुआ, यहाँ पे आग्नेय चट्टान में एक बार फिर अपर्दन हुआ और इस पे आके ना एक लेयर और चढ़ गया। अभी जो जानवर इस पे घूम रहा था ना वो दब गया उसके अंदर,
फिर बहुत समय के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे फिर कोई जानवर जो है खा पी रहा था इधर, ठीक है, घूम रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस दाने चट्टान में एक बार फिर अपर्दन हुआ, बस फिर जाके जो जानवर था ना उसके ऊपर फिर और कोई लेयर चढ़ गया, यानी एक लेयर पे दूसरा लेयर चढ़ चढ़ के जो है ना सेडिमेंट्स जमा हो के चट्टान बना है। क्या ये जो चट्टान अभी हम आपको बताए सेडिमेंट्री, क्या इसमें जीवाश्म होगा, जीवों का उसमें रूप अंश होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक जो है, बहुत लंबे प्रोसेस के बाद ये बना है ना। ये एक बार जमने के बाद फिर जमा फिर जमा फिर जमा, उसके बाद जाके ये तैयार हुआ है। तो इसमें जानवरों का, इसमें जीवों का जो है आश्म जरूर होगा, यानी इसमें जीवाश्म हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा अग्नि हो गया, ये अवसादी हो गया। और तीसरे क्रम का क्या पढ़े थे, यहाँ पे होगा मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक में क्या जीवाश्म होगा क्या? नहीं हो सकता है। कारण क्या है कि हम बताए थे आपको कि ये जो मेटामॉर्फिक जो रूपांतरित चट्टान है, ये बना ही कैसे है? ये बना ही है इन दोनों चट्टानों के वापस गर्म और प्रेशर में जाने से। तो जैसे ये सब वापस फिर से गर्मी में जाएगा, बहुत ज्यादा अग्नि में जाएगा, तो क्या इसमें जीव आश्म बचेगा क्या? नहीं बच सकता है, ठीक है ना। तो इसी से जो है हम लोगों का ये टॉपिक खत्म होता है। इसको हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। आइए कुछ सवाल देखते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो बहुत आसानी से आप लोग जवाब दे पाइएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस घटना चक्र वगैरह से लगाइएगा तो सारा सवाल बन जाएगा इससे। चट्टान एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बताइए कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय होते हैं, अवसादी होते हैं और रूपांतरित होते हैं। और रूपांतरित, बहुत अच्छा है ना। अब आप ये बताइए कि हम यहाँ पे लिखते हैं फॉसिल्स, मतलब जीवाश्म, ठीक है। बताइए अग्नि चट्टान में जीवाश्म होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। कारण याद है ना कि नहीं अग्नि से बना है, गर्मी से, तो वो नहीं हो सकता। अवसादी में होगा क्या? जी हो सकता है। रूपांतरित में नहीं होगा, जी होगा। ठीक है। अब आते नहीं हैं अगला फॉर्म में, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल, ठीक है। कौन कौन सा क्रिस्टल होगा ये बताइए? क्या अग्नि चट्टान क्रिस्टल होगा क्या? कठोर होगा क्या? हाँ है जी ना, सर। बिल्कुल जमने से जी बना है, एक बार में ठंडा होके जम गया, कठोर हो गया। क्या अवसादी चट्टान क्रिस्टल होगा क्या? नहीं होगा ये क्रिस्टल, क्योंकि ये बार बार नहीं जो है ना प्रोसेस से बना है। मिट्टी का मान के चलिए, हवा चला, एक बार मिट्टी उस पे चढ़ गया एक लेयर पे, फिर कुछ दिन के बाद फिर हवा चला, फिर एक लेयर और मिट्टी का जम गया, यानी बार बार किसी ना किसी चीज के जमने से बन रहा है। तो यानी इसमें जो है ना आपको क्रिस्टल संरचना देखने के लिए नहीं मिलेगा, और रूपांतरित जो है इसमें क्रिस्टल संरचना मिल सकती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप इस पे याद रखिएगा, 3 प्रकार होता है, अग्नि, अवसादी, रूपांतरित, ठीक है। किसमें फॉसिल्स होता है, किसमें नहीं होता है, कौन क्रिस्टलाइन होता है, कौन सा नहीं होता है। इतना क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग अपने स्तर पर भी एक बार देख लीजिएगा। रॉक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है। इतना समझ गए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद रटने वाला कुछ क्वेश्चन बच जाएगा। रटने वाला मतलब क्या, आपको एक तरफ दे देगा कुछ इग्नियस रॉक, कुछ अग्नि चट्टान, और फिर आपको बोलेगा कि कौन कौन सा जो है ना इसका रूपांतरित रूप है, ठीक है। जैसे कोयला का रूपांतरित रूप कौन सा हो जाएगा, तो ग्रेफाइट हो जाता है। लेकिन इसी तरीके से बहुत सारा मिलेगा, चूना पत्थर, है ना, बहुत सारा आप मिलेगा, वही आप रट लीजिएगा, लूसेंट या क्राउन वगैरह में दिया होगा, उससे पता चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फ्लोटिंग लिडार वॉइस सिस्टम किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो फ्लोटिंग लिडार वॉइस सिस्टम जो है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिक संस्थान के द्वारा किया गया है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बस न्यूज में था तो याद रखना है। ये कृषि सखी पहल आपको बता चुके हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। ये देखिए बहुत अच्छा न्यूज है। चीन में जो है भारत के राजदूत जिनका नाम है विक्रम देराई स्वामी, ठीक है, नाम क्या है, भारत के राजदूत हैं चीन में, नाम है विक्रम देराई स्वामी। तो इनका बर्ताव इतना अच्छा है, इतने बेहतरीन आदमी है। इवन ये मंदारिन भाषा जो चीन की आधिकारिक भाषा है वो सब इतना अच्छे से बोलते हैं कि चीन की जो सरकार है ना, वो उनका नाम जो है विक्रम देराई स्वामी का, खुश होकर ना उनका एक चीनी नाम दे दिया है, ठीक है ना। तो सरकार के द्वारा दिया गया इसलिए जरूरी है। नाम इनका क्या रखा गया, इनका नाम बताया गया है वेई जियामिंग, ठीक है, वेई जियामिंग है, ये भारतीय है। चीन सरकार इनसे खुश होकर इनका एक नाम दे दिया है। नाम क्या है, वेई जियामिंग, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है प्रशंसनीय सहयोगी, ठीक है ना। पूछ सकता है कि हाल ही में भारत के किस देश के राजदूत को हाल ही में जो नया नाम दिया गया है कि नहीं।
तो चीन बता दीजिएगा कि चीन देश के हमारे राजदूत थे, इनका नाम क्या था? विक्रम देराई स्वामी नाम है। मंदारिन भाषा में इनका नाम दे दिया गया है वेई जियामिंग। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। ये कोई खास न्यूज नहीं है, बस याद रखिएगा कि किसानों से जुड़ा हुआ बहुत सारा योजना एक साथ दे दिया गया है। जैसे पहला न्यूज है किसान क्रेडिट कार्ड, दूसरा स्कीम कौन सा है? पीएम किसान सम्मान निधि, तीसरा है पीएम कुसुम योजना, चौथा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पांचवा है कृषि फसल बीमा योजना, छठा है कृषि अवसंरचना कोष और सातवां है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। बताइए तो इन सब योजनाओं में से किसी के बारे में पता हो क्या होता है, क्या मिलता है इसमें? बताइए कोई योजना के बारे में जिसके बारे में पता हो। किसान सम्मान निधि के बारे में बताइए तो क्या है ये योजना? इसमें साल इसमें में सर 6,000 रुपया मिलता है वार्षिक रूप में। ठीक है, 2-2 हजार की तीन किस्तों किस्तों में मिलता दिया है, 3 जाता बार। है। बहुत अच्छा। अब देखिए ये जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है इसको केसीसी कहते हैं। इसके तहत क्या होता है बताइए? इसके तहत किसान को लोन दिया जाता है। लोन दिया जाता है, ठीक है, आसान भाषा में बोल सकते हैं। पीएम कुसुम योजना क्या है? जो किसान का जो खेत है उसी में सोलर पैनल लगाकर और जो पंपिंग सेट है उसको बिजली से नहीं चलाकर यही सोलर पैनल से चलाना, यही था प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? नाम से पता है, सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, इन सबको बढ़ावा देना ही था इसके अंदर। प्रधानमंत्री फसल बीमा क्या है? फसल खराब होने की स्थिति में अगर आप उसका बीमा करा देते हैं तो सरकार जो है आपको आपके फसल खराब हो जाने की स्थिति में आपको पैसा देगी, है ना, आपको मुआवजा देगी। और इसके अलावा इसका जो प्रीमियम था वो सरकार ही भरती थी। अगला है कृषि अवसंरचना कोष, यानी कृषि के क्षेत्र में जो कुछ अवसंरचना का विकास होगा उसके लिए जो पैसा लगेगा ना, उसी के लिए इस कोष का निर्माण किया गया था, यानी इसी पैसा से उस अवसंरचना का विकास हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो कृषि के विकास के क्षेत्र में विकास करने में तो बहुत प्रकार का चीज है वो इसके माध्यम से होगा। ये 7 योजना एक साथ जो आप लोग याद रखिएगा कि जो मोदी जी जिनका लक्ष्य था कि 2022 तक किसानों के आमदनी को डबल कर देना, तो उसके लिए कौन कौन सा प्रयास किए? ये 3-4 प्रयास बता दीजिएगा तो आप कह सकते हैं कि सार्थक प्रयास रहा। ठीक है, जंग वगैरह पता है, लंबा चला तो मंदी आ जाएगा। देखिए ये न्यूज क्या है, F-35 किस देश का F-35 पता है आप लोगों को? ये अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका का जी 5th जनरेशन का फ्लाइट था। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता था कि ये रडार में नहीं आता है, ये दिखता नहीं है दुश्मनों को, और चूंकि ये दिखता ही नहीं है तो भाई कोई इस पे आक्रमण कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन हाल ही में क्या हुआ कि अमेरिका का जो F-35 था इस पे ईरान जो था ना वो इस पर आक्रमण करके इसको हवा में ही ध्वस्त कर दिया। तो तभी से इस पे चर्चा चलने लगी कि अमेरिका जो कहता था कि हमारा टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है ना, नजर में आने के बिना ही जो है हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत महंगे रेट पर इसको बेचता भी था, है ना, अलग अलग देशों को बेचता था कि ये अभेद्य है, ये है, वो है, खूब बड़ाई करके। लेकिन ईरान जो है वो इसको तहस नहस कर दिया। कैसे किया? देखिए रडार में तो दिखता नहीं है, लेकिन जब ये उड़ेगा ना हवा में तो इसका मशीन जो है तो गर्म हो जाएगा ना। तो ईरान का जो रडार था ना वो हीट सेंसर से पता लगा लिया कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उड़ रहा है जिसका तापमान बहुत ज्यादा है, और उसी पर जो है हमला किया तो पता चला कि F-35 को लग गया, और इसी से जो है ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो इसीलिए ये चर्चा में रहा। F-35 किस देश का है? अमेरिका का है। राफेल कहाँ का है? राफेल बताइए। मिराज कहाँ का? फ्रांस का। मिराज कहाँ का है? भारत का ना मिग जो है, मिग 35 क्या था? मिग 21। तेजस याद रखिए, तेजस कहाँ का? अमेरिका, भारत का। तेजस भारत का है। कोई भारत का ही है। सुखोई भी भारत का है। देखिए यही हम आप लोगों को बताए थे, सेफ शिपिंग कॉरिडोर क्या हुआ है? ये हारमुज है, ठीक है ना, ये वाला ये इलाका हारमुज है, बगल में ईरान है। युद्ध के टाइम जैसे हुआ तो ईरान जो था ना इसको रोक दिया, बोला यहाँ से जाने ही नहीं देगा, जैसे आता था तो बम मार देता था। अब लेकिन ईरान जो है वो क्या किया है कि इसका जो ईरान का जो फ्रेंडली नेशंस है, दोस्त देश जो होगा उसको ना अलाउ कर रहा है कि ये पूरे से जाने नहीं देंगे, लेकिन इसमें छोटा सा रास्ता बना दिया है कि जो मित्र देश होगा ना, ईरान का मित्र, उसको थोड़ा सा जाने के लिए रास्ता दे दिया है, और उसका नाम दे दिया है सेफ शिपिंग कॉरिडोर। सेफ मतलब यहाँ से जाओगे तो सेफ रहोगे, और नहीं तो हम तहस नहस कर देंगे।
तो वही बात है, सेफ शिपिंग कॉरिडोर भारत का भी जो है अब यहाँ से सामान आना शुरू हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, ये हमारे नितिन नवीन है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये जो है अभी वर्तमान में विधानसभा में भी जीते थे, लेकिन चूंकि अब ये राज्यसभा चले गए हैं तो इनको अपना सीट छोड़ना पड़ेगा। यही सब न्यूज है, कोई खास बात नहीं है इसमें, ये सब भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमी, आरबीआई का मंथन, आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। इससे पहले कौन थे? सतीकांत दास थे, याद रखना इन चीजों को। ये हमारे 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है, बताइए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 भारत सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं। और इस समिति का काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी समिति का, तो इसका काम है महंगाई को कंट्रोल करके रखना। ठीक है, रोजगार वगैरह जो है सीमित मात्रा में बना रहे, यही सब देखना जो है इसका काम है। आगे चलते हैं, उसके बाद कोई खास न्यूज नहीं था, इतना ही है भाई आज के लिए, काफी है, बहुत सारा न्यूज हम लोग देख लिए हैं। तो ये हमारा जितना भी न्यूज बचा हुआ था उन सबको हम लोग देख लिए हैं। बाकी कल के क्लास में और जो बचा हुआ न्यूज है उसको देख लेंगे, और इस सप्ताह जिस तरीके से हमारा सब स्पीडी चल रहा था उसको चलाते रहेंगे, ताकि आपका एक बार जो है सब स्पीडी वो मार्च से लेकर हम लोग रिटर्न चलते जाएंगे और 2025 के अप्रैल तक एक बार पूरा कवर हो जाए, रिवाइज हो जाए एक बार मेन पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग जो है मार्च और फरवरी देख लिए थे पूरा। अगले क्लास में हम आपको ये दोनों एक बार रिवाइज करा देंगे 5 से 10 मिनट के अंतर्गत, और फिर उसके बाद हम लोग जनवरी और दिसंबर देखेंगे। तो आप लोग अपने स्तर पर भी अगर पहले से उसको देख के आना चाहते हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बाकी क्लास में हम अच्छे से बता देंगे, याद करा देंगे। और कोई न्यूज हो जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी तो एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि स्पीडी जो है वो 1 लाइनर फॉर्मेट में रहता है, तो कई बार लोगों को समझने में दिक्कत होता है, तो वो हम यहाँ पे आप लोगों को कर देंगे। ठीक है, तो ये आज का क्लास जो है करंट अफेयर्स का यहीं पर समाप्त करते हैं।